बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे असैलम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्स्ट्राडिशन को। तो एक्स्ट्राडिशन और असैलम जो है इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है, तो दोनों को जो है वो समझे बगैर पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। देखिए, एक्स्ट्राडिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोई शख्स अगर क्राइम करता है अपने मुल्क में और क्राइम करने के बाद वो दूसरे मुल्क में भाग जाता है, तो उसको वापस किस तरह से लाया जाए, उस वापस लाने के अमल को एक्स्ट्राडिशन जो है वो कहा जाता है। इफ एनी पर्सन कमिटेड अ क्राइम इन हिज ओन कंट्री एंड goes to another country where he become a fugitive, how that persons will be returned back। तो उसको रिटर्न बैक करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अगर एक्स्ट्राडिशन का मायदा होगा तो फिर ही मुल्ज़म जो है वो उसको वापस किया जाएगा, अदरवाइज मुल्ज़म जो है वो वापस नहीं किया जाता। तो एक्स्ट्राडिशन जो है वो एक बायलैटरल एक्ट है, दो मुल्कों के दरमियान एक मायदा होता है। अगर मायदा ना हो तो दूसरा मुल्क जो है वो वापस करने का पाबंद नहीं होता। अब असैलम क्या है? जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन खत्म होता है वहाँ पे असैलम शुरू होता है कि दूसरा मुल्क जो है वो एक्स्ट्राडिशन के मायदे के बावजूद मुल्ज़म को वापस करने से इनकार कर दे ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, रिलीजियस रीजन या किसी और राइट्स की रीजन की वजह से, फंडामेंटल राइट की रीजन की वजह से, कोई भी उसकी जो है वो रीजन या काज हो सकती है, उसकी वजह से जो है वो उसको वापस करने से इनकार कर दे, और ना सिर्फ उसे इनकार करे बल्कि उसको पनाह दे दे। तो इस पनाह देने को, शेल्टर देने को, रिफ्यूज देने को हम जो है वो असैलम जो है वो कहते हैं। असैलम को समझने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको, उसके बारे में भी एक आइडिया होना चाहिए, खासकर वो हिस्ट्री जो 19वीं सदी के बाद जो है वो शुरू हुई। 19th सेंचुरी के बाद की जो हिस्ट्री है या जो ईरा है उसको हम थर्ड फेज ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं। थर्ड फेज ऑफ ह्यूमनिज्म से क्या मुराद है कि एक ऐसा ज़माना जिसमें राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को तस्लीम किया गया, बेशुमार राइट्स जो है वो तस्लीम किए गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविक राइट्स, और जिसमें सेंटर जो है वो इंसान है, इंसान के राइट्स हैं। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसे उसके मुल्क में जो है उसके साथ परसिक्यूशन की जा रही है, ज्यादती की जा रही है, रिलीजियसली उसके साथ जो है वो परसिक्यूशन की जा रही है, पॉलिटिकली उसे विक्टिमाइज किया जा रहा है, रेस की वजह से उसे विक्टिमाइज किया जा रहा है, या अपने रंग की वजह से उसे जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वो अगर दूसरे मुल्क में चला जाए और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे, एम्बेसी में जाके, फॉरेन ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे कि मुझे जो है यहाँ पर पनाह दी जाए, असैलम दिया जाए, तो क्या तरीकाकार होता है? वो एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन जो है वो दूसरा मुल्क जो है वो उसकी एम्बेसी या उसकी जो फॉरेन ऑफिस होता है पूरी उसकी जो है वो तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करती है, देखती है उसका केस जो है वो प्रिमा फेशी बनता है। अगर उसका केस वाकईतन जो है वो बनता है तो सारे केस का मुतालिया करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो उसको जो है वो असैलम जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है। तो आज के मॉडर्न ईरा में असैलम जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल रिलेशंस का और वर्ल्ड अफेयर्स का जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हाउ कैन वी डिफाइन द वर्ड ऑफ असैलम? असैलम जो है इट इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है एंड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड से इसका माखज़ है। इसको ग्रीक में असैलिया, ASYLIA, असैलिया जो है वो कहते हैं, जिसका मतलब है कि इन वायबल प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई छेड़ ना सके,
जहाँ पे आप प्रोटेक्शन ले सके, जहाँ पे आप जो है वो शेल्टर ले सके। ये टर्म जो है असैलम की इंटरनेशनल लॉ में जो है वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल होती है, तो द टर्म इज रिफर्ड टू दोज केसेस वेयर द, ये टर्म उन केसेस में इस्तेमाल होती है, उन केसेस में इसका हवाला जो है वो दिया जा सकता है वेयर द टेरिटोरियल स्टेट डिक्लाइंस, टेरिटोरियल स्टेट जहां पर आदमी मौजूद होता है, यानी कि जिस जगह पर उसने जो है वो पनाह लेनी होती है, दैट इज कॉल्ड अ टेरिटोरियल स्टेट वेयर द मैन इज अ प्रेजेंट। तो टेरिटोरियल स्टेट जो है डिक्लाइन टू एक्स्ट्राडाइट अ पर्सन, उसको वापस करने से इनकार कर देती है। क्यों इनकार कर देती है? टू रिक्वेस्टिंग स्टेट एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन इन इट्स टेरिटरी। बजाय इसके कि उसको एक्स्ट्राडिशन की जाए, उसको जो है वो शेल्टर दे देती है। तो ये शेल्टर देने का अमल जो है दैट इज कॉल्ड असैलम। तो स्टेट जो है जब किसी दूसरी रियासत के भागे हुए आदमी को शेल्टर देती है, तो वो स्टेट जिसको हम रिक्वेस्टिंग स्टेट कहते हैं, जो स्टेट रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें जो है वो मुल्ज़म वापस किया जाए, आप बजाय इसके कि मुल्ज़म वापस करने के उसको शेल्टर दे देते हैं, तो रिक्वेस्टिंग स्टेट जो है क्या वो खुश होती है इस अमल से? क्या वो जो है वो अपनी डिस्प्लेजर का इजहार नहीं करती? यकीनी तौर पर वो अपनी डिस्प्लेजर का ना सिर्फ इजहार करती है, बल्कि दोनों रियासतों के तल्लुकात जो हैं, रिलेशन जो हैं, वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न, the territorial state always think about the politics and their interest and his relation with other state। लेकिन जहां तक लॉ का ताल्लुक है, तो लॉ के मुताबिक वो उसको शेल्टर दे देती है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गन्स, एज अ पॉलिटिकल ऑर्गन्स स्टेट ऑलवेज फॉलो हिज इंटरेस्ट, his priority is their people, their soil, rather than the rights of the alien persons। तो उसका जो है वो दूसरे मुल्क के राइट्स जो है वो उसका जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता, ना उसका हेडिक होता है, बल्कि वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट को जो है ज़्यादा प्रीफर जो है वो देती है। तो मुमकिन तौर पर देखा गया कि असैलम का टॉपिक भी पोलिटिसाइज है। दिस इज आल्सो टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स। आप मुमकिन तौर पर रियासतें उस रियासत के आदमी को असैलम देती हैं जिस मुल्क के साथ उसकी कोई रिजर्वेशन हो, उसकी कोई जो है वो उसके साथ दुश्मनी हो, या उसके साथ जो है वो कोई जो है वो कोई नजरियाती जो है वो क्लैश हो। जिस तरह हमने ये देखा है कि कोल्ड वार के ज़माने में, कोल्ड वार का ज़माना जो 1944 1945 से शुरू होकर 1990 तक रहा, सर्द जंग का ज़माना। तो हमने ये देखा कि बेतहाशा लोग जो रशिया से भाग के अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन में, यूरोप के ममालिक में, फ्रांस में, जर्मन में, बरतानिया में वगैरह वगैरह, इन ममालिक में जाकर पनाह लेते थे, तो उनको पनाह दे देते थे। तो पनाह देते हुए वो ज़्यादा राइट्स की बजाय जो है वो पॉलिटिकल जो है वो एक्ट्स को या पॉलिटिक्स को ज़्यादा जो है वो सामने रखते हैं। तो ये पॉलिटिक्स और लॉ जो है, और पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपस में इंटरमिंगल है। इनको आप जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, दे रन साइड बाय साइड। लेकिन जहाँ तक आप लॉ की बात करें, तो लॉ जो है वो बड़ा क्लियर है कि आप किसी शख्स को भी अपनी रियासत में असैलम दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी टेरिटरी है, ये आपकी सॉवरेनिटी है। किसी स्टेट को जो है वो आप पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो आइडियल सिचुएशन ये है। अगर ये आइडियल सिचुएशन बन जाए तो हम ये कहेंगे कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉ। तो इसलिए ये क्वेश्चन जब राइज होता है कि अभी इंटरनेशनलाइजेशन का ज़माना नहीं आया, तो उसकी वजह ये है कि स्टेट इंटरेस्ट जो है वो रास्ते में जो है वो रुकावट आ जाते हैं। तो असैलम देते हुए, ग्रांट करते हुए भी, जो रियासतें भी असैलम देती हैं, तो वो राइट्स के साथ जो है वो ज़्यादा जो है वो
अपना जो है वो मलूज़ खातर रखती हैं, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो उसको मलूज़ खातर रखते हैं। अब कुछ मामलात इस तरह के हैं जिनमें एक्स्ट्राडिशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल ऑफेंसेस हैं, उनमें एक्स्ट्राडिशन नहीं होती। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑफेंसेस हैं उनमें एक्स्ट्राडिशन नहीं होती। नस्ल परस्ती के मामलात, अगर आप उसके मामले में जो है वो आपने कोई ऑफेंस कमिटेड किया है तो उसमें जो है वो आप जो है वो यानी कि उन क्राइम्स में जो है वो आप जो है वो एक्स्ट्राडिशन जो है वो सीख कर सकते हैं। तो जिन मामलात के बारे में एक्स्ट्राडिशन नहीं होती, उन मामलात के बारे में जो है वो रियासत जो है वो मुलज़िम को वापस कर देती है उस रियासत को जहाँ से वो आया होता है। तो उसको असैलम जो है इन मामलात के बारे में जो है वो नहीं दिया जाता। अब असैलम जो है इसके दो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो असैलम का है शेल्टर, यानी कि शेल्टर विच इज मोर देन टेम्परेरी रिफ्यूज। पहला एलिमेंट जो है वो क्या है कि उसमें शेल्टर जो है वो दी जाती है। दूसरा एलिमेंट जो है the degree of active protection of the part of the authority in control of the territory of the asylum। तो एक्टिव प्रोटेक्शन जो है वो शख्स को दी जाती है जो असैलम जो है वो सीक करता है। अब बेसिस ऑफ असैलम जो है वो क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द असैलम। तो असैलम जो है वो इसलिए दिया जाता है, कोई रियासत भी जो है वो असैलम देती है, उसकी वजह ये होती है कि जिस किसी भी शख्स को जो असैलम दिया जाता है वो इस वजह से दिया जाता है कि स्टेट ये समझती है कि हमारी टेरिटरी में एक शख्स आया, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और हमारी सॉवरेनिटी के अंडर वो शख्स जो है वो आया, हमारी टेरिटरी में आया, तो हमें जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है वो उसको असैलम जो है वो दे देना चाहिए। उसे जो है इंसानी बुनियादों पर जो है वो असैलम जो है वो दे देना चाहिए। एक बेसिस जो है उसकी ये है कि स्टेट, क्योंकि शख्स उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में होता है, इस बुनियाद पर जो है वो उसको असैलम जो है वो दे देती है। The draft convention on the territorial asylum adopted by the General Assembly in 1974। जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की थी ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑफ टेरिटोरियल असैलम को मद्देनजर रखते हुए। उसमें उन्होंने कहा था हैज रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 1 दैट द ग्रांट ऑफ द सॉवरेन राइट ऑफ द स्टेट वेदर दे ग्रांट असैलम और नॉट। उसमें जो रेजोल्यूशन पास की जनरल असेंबली में, उसमें ये कहा गया कि जो शख्स जो है जो किसी रियासत के अंदर होता है, उसकी टेरिटरी में होता है, उस स्टेट का सॉवरेन राइट है कि क्या वो उसको असैलम जो है वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती। वो उसकी जो है वो मर्जी पे होता है कि वो उसको असैलम दे या ना दे। लेकिन असैलम देते हुए कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। ए पर्सन हैज़ वायलेटेड द इंटरनेशनल लॉ, उसको असैलम नहीं दिया जा सकता। अगर शख्स जो है उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के अदारे हैं, उन अदारों की कोई खिलाफ वर्जी की है तो उसको जो है वो असैलम नहीं दिया जा सकता। जो ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, यूनाइटेड नेशन के वॉर लॉज हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की है तो उनको असैलम नहीं दिया जा सकता। अगर किसी शख्स ने जो है वो यूनिवर्सल जो क्राइम है उनकी वायलेशन की है तो उसको भी रियासत जो है वो असैलम नहीं दे सकती। तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुई थी जनरल असेंबली में 1974 में, उसमें इन चीज़ों का अहाता किया गया है कि उसे जो है वो असैलम नहीं देगी। अब काइंड्स ऑफ असैलम जो है वो क्या है, पहले नंबर पर जो है वो टेरिटोरियल असैलम है, दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो असैलम है। तो टेरिटोरियल असैलम जो है वो किन बुनियादों पे जो है वो दिया जाता है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैलम जो है वो किन बुनियादों पे जो है
वो दिया जाता है। तो टेरिटोरियल जो असैलम है वो अमूमी तौर पर जो है वो दिया जाता है उन केसेस में जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियंस ऑफेंसेस का जो है वो मसला होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइज होती है, रिलीजियसली विक्टिमाइजेशन जो है वो की जाती है, और ऐसी स्टेट से आदमी भाग के आया है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर जो है वो टेरिटोरियल असैलम जो है वो दिया जाता है। तो टेरिटोरियल असैलम जो है वो देते वक्त जो है वो रियासत जो है वो ज़्यादा किस चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखती है कि वी आर ग्रांटिंग असैलम टू अ रिफ्यूजी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, हम जो है वो इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वो असैलम ग्रांट कर रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा ही लीडिंग केस है इंटरनेशनल लॉ में असैलम के लिए। उस केस का अनुमान है कर्फू कनाल केस। अब कर्फू कनाल केस जो है उसमें जो है वो बयान किया गया, टेरिटोरियल असैलम को जो है वो डिस्कस किया गया है, और उसमें ये कहा गया है द असैलम में भी ग्रांटेड, असैलम जो है वो ग्रांट किया जा सकता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वो असैलम ग्रांट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल ऑफेंस अगेंस्ट द वायलेंट। जिसने पॉलिटिकल ऑफेंस किया है, वायलेशन की है, उसको असैलम दिया जा सकता है। एंड disorderly action of irresponsible section of populations, तो उसने कुछ डिसऑर्डरली एक्ट किया हो अपनी जान बचाने के लिए, मॉब उसके पीछे लगा हो, किसी को जख्मी कर दिया हो, किसी को मार दिया हो, खदशा हो कि वो उसको मार देगा, तो इस सूरत में जो है वो उसको दूसरी रियासत जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो दे सकती है। तो कर्फू कनाल केस में जो है वो टेरिटोरियल असैलम जो है वो उसको डिस्कस किया गया है। अब टेरिटोरियल असैलम जो है, क्या किसी शख्स का ये राइट होता है, एज अ राइट कोई शख्स जो है क्लेम कर सकता है? लीगल ऑब्लिगेशन है वो टेरिटोरियल स्टेट की कि उसको लाजमी तौर पर जो है वो दे। तो इसके बारे में जो है वो कंट्रडिक्शन जो है वो पाई जाती है। असैलम के बारे में ये भी कंट्रडिक्शन पाई जाती है, ये भी जो है वो फ्लक्चुएशन पाई जाती है कि ये इंटरनेशनल लॉ का मौजू है या म्यूनसिपल लॉ का जो है वो मौजू है। ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है ये म्यूनसिपल लॉ का जो है वो मौजू है। दूसरे नंबर पर जो है वो असैलम जो है वो अभी तक इसको कॉडिफाइड लॉ नहीं बनाया गया, जिस वजह से ये टू सम एक्सटेंट जो है वो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का हिस्सा बनता है। इंटरनेशनल लॉ का कॉडिफाइड लॉ का हिस्सा जो है वो बिल्कुल अभी जो है वो नहीं बना। तो असैलम को एज अ राइट क्या आप जो है वो सीख कर सकते हैं? तो एक दो लॉ इस तरह के हैं जिनमें ये कहा गया है कि एज अ राइट जो है वो आप सीख कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर ये एज अ लीगल राइट आप सीख नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कहा गया कि एज अ राइट आप सीख कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 जो कि मैग्ना कार्टा है इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स का, उसमें जो है वो बयान किया गया है कि उसके आर्टिकल 14 में जो है ये बयान किया गया है कि दैट एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असैलम फ्रॉम परसिक्यूशन। तो ये इंटरनेशनल लॉ इसको रिकग्नाइज करता है, यूनिवर्सल चार्टर जो है वो इसको रिकग्नाइज करता है कि अगर आपकी प्रोसिक्यूशन की जा रही है, आपके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है, तो आप असैलम सीख करना, शेल्टर सीख करना, प्रोटेक्शन सीख करना जो है ये आपका राइट है। दिस इज द राइट ऑफ इंटरनेशनल फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट में इसको डिस्कस जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो है जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की थी, यूनाइटेड नेशन में जो पास हुई थी, वो ये थी कि यूनानिमसली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन 1967 इंटाइटल्ड अ डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल सेल्फ। उसमें इस बात के अदा किया गया था कि जो है ये रियासतों की जिम्मेदारी है कि कोई शख्स वहाँ पे कोई पनाह लेना चाहे तो उसको जो है वो पनाह दे, यानी कि असैलम जो है वो दे। लेकिन असैलम ग्रांट करना जो है ये रियासतों की जिम्मेदारी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही इसके बारे में ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्लियर है। मेजॉरिटी ऑफ जूरिस्ट का ये ख्याल है कि ये म्यूनसिपल लॉ का जो है वो हिस्सा है।
इसलिए असैलम जो है एज अ राइट नहीं मिलता, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द अदर स्टेट, इट्स डिपेंड ऑन द विल ऑफ द अदर स्टेट, इट्स डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टेट। इंटरेस्ट में देखिए, जिस तरह आपको बताया कि कोल्ड वार के ज़माने में या जिनके दरमियान आइडियोलॉजिकल जो है वो क्लैशेज हैं, या एक दूसरे के एलियन जो है एंटागोनिस्ट है मुल्क, वो जो है उस मुल्क का बशिंदा पाकर उस मुल्क में आ जाए, तो वो पॉलिटिकली जो है अपनी स्टेट इंटरेस्ट में उसको असैलम जो है वो देते हैं। जिस तरह ये आपको बताया कोल्ड वार के ज़माने में बेशुमार लोग रशिया से भागकर अमेरिका में असैलम देते, तो अमेरिका जब असैलम देता था तो वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, उसका इंटरेस्ट क्या था कि कैपिटल सिस्टम को प्रमोट करे, कैपिटलिज्म को सच्चा साबित करे, तो इसलिए जो है वो लोगों को असैलम जो है वो देते। इसी तरह कोई पाकिस्तान का बशिंदा पाकर इंडिया में चला जाए तो वहां पर असैलम जो है वो सीख कर ले, तो इंडिया जो है दुनिया को बागर करवाने के लिए जो है वो ये कहेगा कि माइनॉरिटी का के साथ पाकिस्तान में अच्छा सलूक नहीं होता, या जो है वो पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है कुछ क्लासेस के साथ, तो वो असैलम उसको देगा। तो ये राइट नहीं है, इट इज अ डिस्क्रिशनरी राइट, इट्स डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट वेदर दे ग्रांटेड असैलम और नॉट ग्रांटेड असैलम। तो ये रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो असैलम जो है वो दें या ना दें, ये कोई कंक्लूसिव एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन द स्टेट विल। अब टेरिटोरियल असैलम की हम बात कर रहे थे, तो टेरिटोरियल असैलम ग्रांट करना स्टेट की मर्जी पे जो है वो उसकी मर्जी पे है कि वो ग्रांट करे या ना करे, ये उस पर जो है वो डिपेंड करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो है वो असैलम वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैलम। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैलम क्या है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो है जितनी भी एम्बेसीज हैं दूसरे मुल्कों की, उन एम्बेसीज में भागकर कोई शख्स चला जाता है, वो एम्बेसी उसको बना दे देती है, या पाकिस्तान की सरजमीन से यानी कि समंदर से कोई सी वाटर से कोई जहाज गुजर रहा है, सी वाटर गुजर रहा है, वहां पे शख्स कोई भाग के चला जाता है तो उसको पनाह दे देती है, दूसरे मुल्क के जहाज का हमला उसको पनाह दे देता है। इसी तरह जो है कि वॉरशिप जो है वो पाकिस्तान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल वाटर से गुजर रहा है, तो वो शिप उसको पनाह दे देता है, मर्केंटाइल शिप जो है वो उसको पनाह दे देता है। तो इसको जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो असैलम कहते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत, क्योंकि आज का ज़माना इंटरनेशनल लॉ का ज़माना है, इंटरनेशनल लॉ के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, तो आपको अपनी सॉवरेनिटी के साथ कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ती है। आज के ज़माने में जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जॉन ऑस्टन ये कहता है कि सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, इनडिविजिबल, अनलिमिटेड, तो इम्पैकेबल। तो ये उसका कहना था, लेकिन ये 19वीं सदी की बात है, 18वीं सदी की बात है। 20वीं सदी में जब इंटरनेशनल लॉ जो है ये थोड़ा सा जो है इन्फोर्स हुआ है, तो उसमें आपको अपनी सॉवरेनिटी के साथ जो है कंप्रोमाइज, मिसाल के तौर पर आपकी वजह से दूसरे मुल्कों के जहाज गुजरते हैं, अगर आप उसको नहीं गुजरने देंगे तो फिर इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं कायम हो सकता, तो आपको अपनी सॉवरेनिटी फिजा की हद तक कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। इसी समुंदर की हद तक जो है वो आप जो है वो दूसरे मुल्कों के जहाज को रोक लेंगे, तो दूसरे मुल्कों के जहाज किस तरह से बहरी जहाज जो गुजर के शिप जो है जाएंगे, तो आपको अपना जो है वो अपनी टेरिटोरियल जो है वो वहां से दूसरे जहाज गुजरने की इजाजत दी जाती है। ये गुजरना जो है उन पे कोई ऑफेंसिस हो जाता है, या उनका जो जो जहाज के गुजरने का जो अमल है उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो कंसेप्ट कहा जाता है। उस जहाज को पाकिस्तान की सरजमीन में रोका नहीं जा सकता, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कायम किया जा सकता। जिस तरह के वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट है 1961 में जो है वो डिस्कस किया गया है कि इन्वेस्टर जो डिप्लोमेटिक एजेंट हैं, इन्वेस्टर एनवाई चार्ज अफेयर प्लेनिपोटेंशियरी जो आपके मुल्क की जो है वो एम्बेसी में रहते हैं, दूसरे मुल्क से जो है वहाँ पर तैनात हुए होते हैं, वो अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनका जो है वो ट्रायल आपके मुल्क में नहीं हो सकता, ना उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उनकी एविडेंस जो है वो ली जा सकती है, ना आप उनकी जो है वो सर्च कर सकते हैं, जामे तलाशी ले सकते हैं। वो अगर कोई जुर्म करेंगे तो उनका ट्रायल जो है वो उनके मुल्क में होता है, जो कि इसकी डिटेल जो है वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट में जो है वो डिटेल, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कंसेप्ट। इसकी ग्लेरिंग एग्जांपल है जूनियर असांज का नाम आपने सुना होगा।
असान जो है ये क्या है, ये इसने विकीलीक की थी, ये इसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। तो जुलियन असान जो है वो बरतानिया में जो है खदशा था कि उसे पकड़ लिया जाएगा। अमेरिका जो है वो, क्योंकि अमेरिका की जो इंफॉर्मेशन थी उसने लीक की थी, जो उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे जिसको कहते हैं डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, डोजिया जिसको कहते हैं लॉ की जुबान में, उसको जो है वो उसने डिस्क्लोज कर दिया था दुनिया के सामने। तो अमेरिकन जो है वो इससे बड़े परेशान थे कि हमारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो इसने क्यों जो है वो एक्सपोज किया है या डिस्क्लोज किया है। तो वो अमेरिका से भागकर पहले रशिया आया, रशिया ने उसको पनाह नहीं दी, फिर वो बरतानिया आ गया। तो बरतानिया से अमेरिका की हुकूमत ने कहा कि इसे गिरफ्तार करके हमें वापस करो। तो उसने बरतानिया की कोर्ट में जो है वो बेल करवा ली। अब उसे खदशा था कि उसकी बेल जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो भागकर जो है वो उसने एक्वाडोर की एम्बेसी में जो है वो पनाह ले ली। अब एक्वाडोर की एम्बेसी जो है वो बरतानिया की टेरिटरी में थी, लेकिन बरतानिया उसे पकड़ नहीं सकता था, ना उसकी एम्बेसी के अंदर जा सकता था। वो जो पनाह ली जुलियन असांज ने, इसे हम ये कहेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। इसको इंटरनेशनल लॉ, मुल्की लॉ, रियासतें अच्छा नहीं समझती, और ये कहा जाता है, कुछ ज्यूरिस्ट की ये ओपिनियन है कि इससे जंग शुरू हो सकती है, दो मुल्कों के दरमियान कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो सकता है। बेहतर यही है कि आप जो है वो उस मुल्ज़िम को अपने मुल्क के हवाले कर दें। लेकिन इस तरह से जो है वो आप असाइलम जो है वो सीख करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। उसको जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो असाइलम जो है वो कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम जो है इसकी कुछ काइंड्स हैं, किन किन जगहों पे जो है वो आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम हासिल कर सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि ये इंटरनेशनल लॉ में कंट्राडिक्शन है, फ्लक्चुएशंस है, डिस्क्रिपेंसी है, क्लियर नहीं है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो असाइलम का कंसेप्ट। लेकिन उसके बावजूद हमें इस तरह के इंस्टांस मिलती हैं कि जहाँ पर जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम जो है वो ग्रांट किया गया। अब ये असाइलम जो है ग्रांट किया जा सकता है, नंबर 1 असाइलम इन लिगेशन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव। लिगेशन क्या होता है? एम्बेसीज में। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो उसके पीछे मॉब लगा हुआ है और खदशा है कि मॉब उस शख्स को मार देगा, रास्ते में उसकी एम्बेसी आती है, वो एम्बेसी में जाकर जो है वो पनाह ले लेता है, और एम्बेसी जो है वो उस वक्त तक उसको पनाह देती है जब तक उसकी जान का खतरा है। तो इसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो असाइलम जो है वो कहेंगे। दूसरी रियासत पर ये जिम्मेदारी आयद करते हैं, कुछ ज्यूरिस्ट ये कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ कमेंट्री में भी ये लिखा हुआ है कि जब वो खतरा उससे खत्म हो जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। तो कुछ केसेस इस तरह के भी हैं, जिस तरह अभी आपको जुलियन असांज का बताया है कि वो अभी तक जो है वो एक्वाडोर की एम्बेसी में जो है वो जुलियन असांज जो है शायद उसे अभी तक हैंड ओवर नहीं किया। तो इस तरह जो है वो परमानेंटली भी किसी को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम जो है वो दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर जो है asylum in warship. Warship is passing from your sea territory, and one fugitive person takes a refuge in the ship, military ship, so that अगर वो शिप जो है उसका अमला उसको पनाह दे दे तो उसको हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम बीइंग ग्रांटेड इन दी मिलिट्री शिप में उसको ग्रांट किया गया है। दूसरा है असाइलम इन मर्केंटाइल वेसल। मर्केंटाइल तजारत के गर्ज से जो आपके जो है वो लंगर अंदाज हुआ है, आपकी जो है वो पोर्ट पे है, सी पोर्ट पे है, तो उस पे कोई शख्स जो है वो भाग कर चला जाता है, पनाह मांग लेता है, और वो जहाज का अमला कैप्टन जो है वो उसको पनाह दे देता है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है अपना जो है वो असाइलम। अब असाइलम इन द प्रिमिसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जनरल असेंबली का दफ्तर हो सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल का दफ्तर हो सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, सब्सिडरी सोर्सेज का, यूनेस्को का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वगैरह वगैरह, या किसी एनजीओज का दफ्तर, नॉन एनजीओज का, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, कोई नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन जो है
वो इंटरनेशनल लॉ के तहत कायम हो, यूनाइटेड नेशन के तहत कायम हो, उसका दफ्तर है। वहाँ पे जाकर जो है अगर वो अमला जो है वो आपको पनाह दे दे तो उसको भी हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैलम जो है वो कहते हैं। तो असैलम जो है वहाँ पे शुरू होता है। The question being asked by you, what is the difference between the asylum and extradition? कि asylum और extradition में फर्क क्या है? तो asylum वहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे extradition जो है वो खत्म होता है। अगर किसी शख्स को extradition ग्रांट नहीं किया जाता, यानी कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट asylum के क्या है कि कोई शख्स अपने मुल्क से कोई जुर्म सरजद करके भागा होता है या किसी परसिक्यूशन की वजह से भागा होता है, उसे खदशा है कि उसके साथ ये कर दिया जाएगा, माइनॉरिटी का कोई आदमी है, तो वहां पर वो पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि उसको वापस लिया जाए मुलजम को। वो मुल्क वापस करने के बजाय जो टेरिटोरियल स्टेट होती है वो उसको जो है वो असैलम दे देती है। तो असैलम वहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन जो है वो शुरू होती है। इंटरनेशनल लॉ में ये आपसे प्रोपोजिशन की शक्ल में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असैलम एंड एक्स्ट्राडिशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।